स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून में कौवों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और आज लक्खीबाग में 6 कौवे मरे पड़े हुए मिले हैं। वहीं शहर के दूसरे हिस्सों में भी 4 कौवों की मौत हुई है। उधर वन विभाग और वेटनरी विभाग ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली है। हालात ये है कि मृत कौवों के डिस्पोजल के लिए भी विभाग सामने नहीं आ रहा है, यानी उन्हें कहां रखना है, कैसे उनको डिस्पोज करना है, इसको लेकर भी अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जब बर्ड फ्लू की इतनी ज्यादा संभावना है, लगातार कौवे मर रहे हैं, पक्षी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन आखिर अब तक इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया गया है? आखिर 2 विभागों की लड़ाई में दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल नीलू, ये दोनों विभागों में वेटनरी और फॉरेस्ट दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर नज़र आती है। जिस तरह से कल भी जो आज जानकारी मिली है कि कल 5 कौवे फायरिंग रेंज के पास एक साथ मरे हुए पाए गए थे, तो आज भी लक्खीबाग जो एरिया है देहरादून का, वहाँ पर 6 कौवे एक साथ मरे पाए गए। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में आज 5 और कौवे मरे पाए गए, यानी कि आज अभी तक 11 कौवे अलग अलग क्षेत्रों में मरे हुए पाए गए हैं। तो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ना वेटनरी डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं और ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि उसके पास पर्याप्त किट नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वो इन कौवों का डिस्पोजल करें अगर ये वायरल इन्फेक्टेड है। दूसरी ओर जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसकी तैयारियाँ भी फील्ड में नहीं दिखती। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। मैंने खुद इस टोल फ्री नंबर पर जब कॉल की तो उनका सिर्फ इतना कहना था कि आप सूचना दे दीजिए। मैंने यानी कि इनका डिस्पोजल कैसे होगा, ये कोई इंतजामात अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक गंभीर लापरवाही इसे कहा जा सकता है। नीलू, सुनील, अपनी तरफ से क्या दोनों विभागों ने आगे इस बारे में जानकारी दी है कि उनके पास संसाधन नहीं है, वो इस तरह से जो पक्षी मर गए हैं उनको डिस्पोज नहीं कर सकते? राज्य सरकार को इस बारे में जिम्मेदारी, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, राज्य सरकार भी इसको लेकर संजीदा है, लेकिन दोनों विभागों की लापरवाही कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल नीलू, कल मुख्यमंत्री ने भी खुद इस बात को कहा कि जो बर्ड फ्लू है उसको लेकर बिल्कुल अलर्ट पर रहा जाए, इसे बिल्कुल सीरियस तरीके से लिया जाए। लेकिन जो इंतजामात है, जो हम देखते हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट बिल्कुल लापरवाह इस पूरे मामले में बना हुआ है, क्योंकि जो कौवे अगर जगह जगह मरे पड़े हैं, इनको कोई टच करता है या फिर कोई अन्य जानवर खाता है तो उसके संक्रमित होने के भी पूरे चांस बन जाते हैं। और यदि भोपाल की लैब से अगर जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है अगर वो पॉजिटिव आता है इन कौवों में, तो इसका मतलब उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण शुरू हो चुका है और ये लापरवाहियां धीरे धीरे भारी पड़ सकती हैं आम जिंदगियों पर भी। और ये सैंपल कब तक, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सुनील? देखिए नीलू, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल एक कौवे का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका बिसरा पशुलोक में जो वेटनरी डिपार्टमेंट की अपनी लैब है वहां भेजा गया था। हमको जानकारी ये दी गई कि ऋषिकेश जो पशुलोक में लैब है उसके द्वारा भोपाल बिसरा भेजा जाएगा। तो यानी ये भी एक लेंथी प्रोसेस है और मुझे लगता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते का समय बिल्कुल अभी प्रोसेस में वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले सजगता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बर्ड फ्लू से बचना है तो जो भी गाइडलाइंस केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका सही तरीके से पालन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी कालाढूंगी रोड पर भाखड़ा पुल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी बाघ से जा टकराई। दुर्घटना में बुरी तरह से घायल बाघ जंगल की तरफ भागा। आज सुबह वन विभाग की टीम ने बाघ का शव जंगल से बरामद किया है। वन विभाग की टीम ने बाघ के शव को टक्कर मारने वाली इनोवा कार को कब्जे में लिया। साथ ही साथ बाघ के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया है। बाघ की उम्र करीब 12 से 15 साल बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार सवार शख्स को भी इसमें गंभीर चोट आई है। ये कल रात की घटना है। एक इनोवा गाड़ी ने कालीगाड़ बीट के अंतर्गत हल्द्वानी कालाढूंगी मोटर मार्ग में एक मेल टाइगर को टक्कर मार दी, जो घायल होकर के जंगल को चला गया था, जिसकी रात भर कोम्बिंग की गई। रात को इसके कोम्बिंग में पता नहीं लग पाया। फिर मॉर्निंग सर्च अभियान चलाया तो सुबह इसकी डेड बॉडी हमें मिली है।
हल्द्वानी से वन्यजीव प्रेमियों के लिए आज बेहद बुरी खबर है। यहाँ एक जवान बाघ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से रामनगर जाने वाली रोड पर भाखड़ा पुल के पास ये जो कार है ये बहुत ही ओवर स्पीड कार थी। और मैं इधर दिखाऊं आपको क्लोजली कि किस तरीके से इस कार की स्थिति हुई है। कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं इस कार को देख करके कि टक्कर किस तरह की भयानक रही होगी। इस तरफ मैं दिखाऊं कार के आपको एयरबैग दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एयरबैग पूरी तरीके से खुल गए हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर हुई होगी। और इस भीषण टक्कर में 12 साल के बाघ की मौत हो गई है, जो बेहद दुखद खबर है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. चौहान ने आज राजभवन में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जस्टिस चौहान को शपथ दिलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व जस्टिस चौहान आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जस्टिस चौहान के शपथ ग्रहण के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अनेक वीवीआईपी उपस्थित रहे। और हल्द्वानी में आज कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होगी। कुमाऊं के कांग्रेसी नेताओं की बैठक होगी जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे। इसमें 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ये बहुत बड़ी बैठक है कुमाऊं के लिहाज से और कुमाऊं के 6 जिलों के लिहाज से। और यहाँ की खासी सीटें महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पूरे राज्य में 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और इस समय भी कांग्रेस के अंदर कई सारी खेमेबंदियां देखी जा रही हैं। हरीश रावत का एक गुट है, इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह का गुट है, उसके अलावा किशोर उपाध्याय का एक गुट है। तो ऐसे में कांग्रेस एकजुट नहीं दिख रही है। लेकिन देवेंद्र यादव के सामने पार्टी का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ही ये है और यही वजह है कि वो आज कुमाऊं के दौरे पर आए हैं और कुमाऊं के विशेष तौर पे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जो बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे, चाहे वो 2017 का विधानसभा जीत करके विधानसभा पहुंचे हों या फिर 2017 में वो किसी कारण से हार गए हों। इन सब जो बड़े नेता हैं इनसे बात करेंगे, जिसमें कई बार जो है कई सीनियर विधायक भी हैं और कई हारे हुए सीनियर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सबसे बातचीत करेंगे और रणनीति पर चर्चा होगी कि आखिर कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कैसे लोगों के बीच जा सके और बीजेपी जैसे जो संगठन के बिल्कुल माहिर खिलाड़ी हैं उस पार्टी की टक्कर में किस तरीके से अपनी पार्टी को बिल्कुल कहीं ना कहीं पार्टी को संगठित करने की कोशिश और पुराने और नए नेताओं को जोड़कर एक बार फिर से अगले चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। और इस पर आगे भी आप अपडेट लेंगे आपसे शैलेंद्र। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी करना शुरू भी कर दिया है। देहरादून में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एग्जाम के लिए 133 सेंटर बनाए हैं। हालांकि कम छात्र संख्या को देखते हुए 2 सेंटर्स इस बार बंद कर दिए गए हैं। देहरादून के सभी केंद्रों की लिस्ट को मुख्य शिक्षा अधिकारी की तरफ से रामनगर भेज दिया गया है। इस बार शिक्षा विभाग 8 नए सेंटर्स भी बच्चों की सहूलियत को देखते हुए बना रहा है। में 75 से कम छात्र संख्या थी, तो ऐसे 2 केंद्र हमारे हटे, तो हमारे पास शेष 125 रहे। और इस वर्ष हमारे छात्र संख्या के अनुसार और जो दूरस्थ स्थितियों को देखते हुए उदाहरण दिया, मसराज पट्टी का आप उदाहरण लें, आपको भी पता होगा मसराज पट्टी के बीच में जंगलात की जमीन आती है, तो वहाँ सार्वजनिक वाहन नहीं चलते हैं, खाली खड़ंजा बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमने 8 नए केंद्र बनाए हैं और टोटल जनपद देहरादून की बात करें तो यहाँ पर 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और नैनीताल में 3 दिन बाद मौसम से थोड़ी सी राहत मिली है। कल तक हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद आज सुबह से ही शहर में गुनगुनी धूप खिली हुई है, जिससे ठंड से राहत मिली है। हालांकि उन लोगों को निराश होना पड़ा है जो स्नोफॉल के लिए नैनीताल आए हुए थे और उनको बर्फबारी नहीं देखने को मिली। 3 दिनों के बाद आज नैनीताल में राहत मिली है। हालांकि 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उसके बाद आज धूप खिली है। ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल है वो इस तरह से पूरी तरीके से धूप खिली है और मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। जो पर्यटक है वो बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हरियाली देख सकते हैं कि नैनीताल की काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम ख़राब था और उसके बाद कल पूरे दिन बारिश होती रही है, आज जो मौसम है वो साफ़ है। हालांकि ठंड से राहत मिल रही है धूप खिलने से, लेकिन जो उम्मीदें बर्फबारी को लेकर लोगों की थी वो अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।
और टिहरी जिले के घनसाली के भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। गंगी गांव के मकान, खेत, खलियान सभी बर्फ के आगोश में समा गए हैं। गंगी गांव का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजारों से संपर्क भी कट चुका है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इसके साथ ही कैमुंडा खाल, गैनवली, पिंसवाड़ और चिरबिटिया में बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह टिहरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? बर्फबारी अब भी हो रही है या फिर स्थिति पहले से बेहतर है? जी, मैं आपको बता दूं 5 और 6 जनवरी को जो भारी बर्फबारी हुई है उसके चलते जो टिहरी जिले के सीमांत गांव है, भारत तिब्बत सीमा पे पड़ते हैं, गंगी, केवली, पिंसवाड़, वहाँ काफी बर्फबारी हुई जिसके चलते वहाँ पूरे जो रास्ते हैं वो बर्फ से ढक चुके हैं। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है कि जो प्रशासन के दावे किए जा रहे थे कि वो वहाँ पर खाद्यान्न पहुंचाएंगे, लकड़ी पहुंचाएंगे, अन्य जो जरूरी सुविधाएं वो पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई चीज नहीं पहुंची है। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, उसके बावजूद जो है प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा जो है वहाँ के स्थानीय ग्रामीण भुगतने को मजबूर है। और आज की डेट में भी वहाँ पर को बर्फ इतनी जमी हुई। यानी सौरभ, जिस तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पर बर्फबारी ज्यादा है, रास्ते कट गए हैं, परेशानी हो रही है, वहां पर चीजें नहीं पहुंची समय रहते। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जब बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद प्रशासन द्वारा ये दावे किए गए थे और कहा गया था कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया जो सीमांत क्षेत्र वहां पर को खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह से पहुंचाया जाए और जो रास्ते कहीं ब्लॉक ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही गंगी, पिंसवाड़ जैसे सीमांत क्षेत्रों में पड़ी है, जिसके चलते जो लोग हैं वो घरों में कैद है और कहीं ना कहीं आज की डेट में बिल्कुल, तो लोगों को इस बर्फबारी से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन ने दावा किया था कि सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी समय रहते, खाना पानी सब पहुंच जाएगा अगर इस तरह की आपदा की स्थिति आती है, लेकिन वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी में 2 दिन तक चली बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जिले के कुछ गांव में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। हर्षिल और धराली के बीच बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। जिले के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति भी सुचारू है। से ऊपर हर्षिल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी अभी हो रही है और यात्रा और अभी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ झाला से गंगोत्री मार्ग सुचारू है और अभी कुछ ग्रामों में विद्युत बाधित है, जिसे कि जल्दी सुचारू कर लिया जाएगा। और पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही होता है। चमोली के ईरानी क्षेत्र में जहां महिलाएं कड़ाके की ठंड में और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं, तो वहीं युवा अपने मवेशियों को जंगल से बर्फबारी के बीच घर लेकर जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण इस बर्फबारी को खेतों के लिए अच्छा भी बता रहे हैं। और मौसम बदलने के बाद बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक जो चक्राता वो पहुंच रहे हैं। पर्यटक उन स्थानों का रुख कर रहे हैं जहां पर बर्फ गिरी हुई है, जिसमें मोइला टॉप, देववन, बुधेर घाटी है, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका आनंद लेने के लिए पर्यटक 5 से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर बर्फ का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चक्राता में बर्फबारी हुई। हालांकि जो पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं जाड़े के मौसम में, वो खास तौर पर स्नोफॉल देखना चाहते हैं और यही वजह है कि जहां जहां स्नोफॉल नहीं हो रहा है, कुछ दूरी के बाद स्नोफॉल हो रहा है, तो जो पर्यटक हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, भले उनको 4-5 किलोमीटर का पैदल मार्ग क्यों न तय करना पड़े। मोइला टॉप पहुंचे यहाँ पर और नज़ारा आप लोगों के सामने है। बर्फ ही बर्फ, बिल्कुल रात की पड़ी हुई फ्रेश बर्फ बिल्कुल। और उसमें हम लोगों ने खेला। इधर एक मंदिर है, शिव मंदिर में हमने पूजा करी। और उत्तरकाशी मोरी प्रखंड का प्रख्यात पर्यटन स्थल केदारकांठा इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है, जहां पर ट्रैकिंग के लिए शौकीनों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारकांठा से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखते ही बनता है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक सूर्योदय देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुबह सुबह बर्फ की चादर और ऊपर सूर्य देवता, जिसका आनंद लेने पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं।
और विश्व प्रसिद्ध औली में इस बार ठंड के साथ जमकर बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी के बाद जहां पर एक तरफ सैलानियों ने औली का रुख कर लिया, वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की आस जगी है। जिस तरह से आज मौसम ने औली पर अपनी मेहरबानी की है, उससे न सिर्फ औली बर्फ की सफेद चादर से ढक गई, बल्कि सैलानी भी औली पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलानी औली पहुंचकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। अगला साल दियो खत्म कर रहा हूँ। हेलो भाई। और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुग्गल बिट्टा में बर्फबारी से प्राकृतिक सुंदरता बेहद बढ़ गई है। चोपता के मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। तो चोपता की सुंदर तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको कहा जाता है उत्तराखंड में कि ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह है, और लोग जब बर्फबारी यहाँ पर होती है तो खास तौर पर चोपता में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचते हैं। वहाँ की घास के बुग्याल बिल्कुल सफेद रंग में रंग गए हैं, यानी बर्फबारी से पूरा बुग्याल ढक चुका है। और उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, लेकिन धामों में रह रहे साधुओं की साधना निरंतर चल रही है। यमुनोत्री धाम भी पूरी तरह से सफेद चादर से ढका है, लेकिन वहां पर मौजूद हनुमान मंदिर के साधु भरत दास अपनी साधना और पूजा में जुटे हुए हैं। और पिथौरागढ़ में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। यह नजारा है पिथौरागढ़ के मुंसियारी का। जो तस्वीरें इस वक्त आपको देख रहे हैं, अद्भुत, सुंदर, बेहद खूबसूरत तस्वीरें मुंसियारी की। बर्फबारी के बाद पंचाचूली की चोटियां शाम होते होते कुछ इस तरह नजर आ रही है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। ढलती धूप के साथ पंचाचूली की चोटियां सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रकृति के कदरदान इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, लेकिन ये नज़ारे हर किसी को नसीब नहीं होते। आपके टीवी स्क्रीन तक इन बेहतरीन नज़ारों को न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है, तो आप घर बैठे बैठे इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए। और कॉर्बेट के पाखरो रेंज में बन रही टाइगर सफारी की जगह को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर वन मंत्री हरक सिंह रावत भड़क उठे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी पर तीखा हमला बोला। हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार की तरक्की हो रही है, लेकिन ये लोग जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टाइगर सफारी के स्थान के दोबारा सीमांकन की मांग की थी। आप सिर्फ अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरे के सुख से, कोटद्वार के लोगों के सुख से कोटद्वार तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उससे आपको दुख, आपको तकलीफ हो रही है। उसके कारण आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखना, मतलब किस बात का पत्र लिख रहे हो आप मुख्यमंत्री को? और चंपावत जिले में होने वाले सरकारी निर्माण कार्यों को प्रशासन नया नामांकन देगा। जिले के निर्माणदायी संस्थाओं के अभियंता जिले भर में ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनका जिले या फिर देश के किसी विशिष्ट योगदान रहा हो। विकासखंड चंपावत जिले या फिर ब्लॉक में बनने वाली सड़क हो या भवन निर्माण, उनका नाम क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी या फिर शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। ये जनपद में जितने भी निर्माण कार्य सड़क के या भवनों के हमारे द्वारा किए जाते हैं, इनमें अब जो भी हम उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे इनका, तो इनमें स्थानीय जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों या शहीद हों, उनके नाम पे करने हेतु ये चयनित किए जा रहे हैं। ये शीघ्र ही हम चयनित कर इनकी सूची भेज देंगे जिला प्रशासन को, और इनका नामकरण इनके नाम पे करने हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। और ऋषिकेश का विश्व प्रसिद्ध झूला पुल, लक्ष्मण झूला पुल, एक लंबे समय से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया, जिसके चलते लक्ष्मण झूला क्षेत्र में व्यापार के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब लोग फिर मांग कर रहे हैं कि लक्ष्मण झूला पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाए। और रुद्रप्रयाग का अगस्त मुनि प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान बना रहा है। बीते 2 वर्षों में नगर पंचायत अगस्त मुनि को स्वच्छता और विकास कार्यों के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2018-19 में नगर पंचायत के अटल निर्मल नगर पुरस्कार मिल चुका है। वहीं राष्ट्रपति द्वारा भी स्वच्छ सिटी अवार्ड
बेस्ट सिटी इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान नागरिक अब इसको लेकर गदगद है। स्वच्छता पर बहुत फोकस कर छो और हम ते राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिली और तेगा बाद हम ते अटल निर्मल पुरस्कार भी दीनी मुख्यमंत्री जी द्वारा मिली और ते माँ हम ते 10 लाख पुरस्कार मिली और 50 लाख विकास कार्यों ते खर्च करना ते मिले पैसा। नैनीताल झील पर भी तलैया जैसी ही कहानी दिखने लगी है। पिछले कुछ सालों में नैनी झील बारिश पर इस कदर निर्भर हो चुका है कि चिंता हर दिन बढ़ने लगी है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर नैनीताल की नैनी झील पर इन दिनों संकट के बादल छाए हैं। नैनी झील अब बरसाती झील में तब्दील होती जा रही है। इस झील को रिचार्ज करने वाला सूखा ताल की हालत पहले से ही खराब है। नैनीताल में 1950 से अब तक 223 के करीब पानी के स्रोत भी सूख गए हैं। पर्दाधारा, मेट्रोपोल, स्प्रिंग कॉटेज, मल्ला पोखर, आठवेल, ब्लीथ धारा अब अस्तित्व विहीन हो गई है, तो माउंट रोज, चूनाधारा, भाबर हाल समेत अन्य में नाम मात्र का ही पानी बहता दिख रहा है। भूमि में जल संग्रह जल को सोखने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि भूमि है ही नहीं यहाँ पर। तो जब जमीन में भूजल संग्रह करने की शक्ति नहीं है और ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर जल स्रोतों का खत्म होना लाजमी। दरअसल हर साल अप्रैल में झील संकट में दिखती रही है, तो झील के आसपास डेल्टा तक दिखने लगते हैं। वहीं झील बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे सिंचाई विभाग के पास झील रिचार्ज करने का प्लान ही नहीं है और वो भी दूसरे विभागों के भरोसे बैठा हुआ है। इसमें रिचार्ज जोन को पुनर्जीवीकरण करने का काम, जैसे वेटलैंड वगैरह है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेटलैंड को नोटिफाई करने के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वही लोग इसको वेटलैंड को नोटिफाई करते हैं और उसको प्रिजर्व भी करते हैं। सिंचाई विभाग तो जो यहाँ पे नाले हैं बेसिकली उनको मैनेज करता है कि जिससे कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द वाटर बना रहे। वन विभाग से बराबर करस्पॉन्डेंस है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहरहाल कभी नैनीताल के आसपास भी 60 झीलें थी, लेकिन पानी ना होने से कुछ ही झीलें बची हैं। अगर नैनी झील को बचाना है तो इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना ही होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और पौड़ी के 722 टीकाकरण केंद्रों पर कल होने वाले कोरोना टीकाकरण के पूर्व अभ्यास के मद्देनजर जहां तैयारियां पूरी कर ली गई है, वहीं गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के सबसे बड़े राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल में भी सारे इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीनेशन ड्राई रन के मद्देनजर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी गई है। हम आपको बता दें कि अस्पताल में कोरोना की दवा और टीकाकरण को लेकर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के लिए रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर बनेगा वो भी मेडिकल कॉलेज में ही बनेगा और जो स्टाफ होगा, जो ट्रेन होगा, वो ही उनमें वैक्सीनेटर्स का काम करेगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।